आज मैं आप लोगों के लिए लाई हूँ एक नई वीडियो मैक्रो इकोनॉमिक्स पे। ये है क्लास 12th वालों के लिए जिनके बोर्ड्स आने वाले हैं। तो आपके लिए वीडियो बहुत ज़्यादा यूज़फुल होने वाली है, तो आप इस वीडियो को ज़रूर देखिए। तो स्टार्ट करते हैं अपने वीडियो को। तो आज हम पढ़ने वाले हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स का चैप्टर 11 फॉरेन एक्सचेंज रेट। फॉरेन एक्सचेंज रेट के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले ये जानना ज़रूरी है कि फॉरेन एक्सचेंज होता क्या है ना। तो देखिए फॉरेन एक्सचेंज क्या होता है। फॉरेन एक्सचेंज का मतलब है कि वो करेंसी हमारे देश के अलावा जो करेंसी है वो हमारे लिए क्या होती है, फॉरेन एक्सचेंज। जैसे हम इंडिया में रहते हैं तो इंडिया की करेंसी को छोड़ के जितनी भी और अदर कंट्रीज की करेंसी हमारे लिए वो क्या होगी, वो हमारे लिए होगी फॉरेन एक्सचेंज। ठीक है, अब हम देख लेते हैं डेफिनेशन। तो डेफिनेशन है फॉरेन एक्सचेंज refers to all currencies other than domestic currency of a country। ठीक है, कौन से क्या बोला गया, सेम कि वो सारी करेंसी डोमेस्टिक करेंसी को छोड़ के, मतलब जिस कंट्री में हम रह रहे हैं उसको हम डोमेस्टिक कंट्री कहते हैं। तो हमारी डोमेस्टिक करेंसी को छोड़ के जितनी भी करेंसी है उसे हम फॉरेन एक्सचेंज कहते हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक है फॉरेन एक्सचेंज रेट। जैसे कि हमारे चैप्टर का नाम भी है तो हमें इसके बारे में भी जानना ज़रूरी है। तो फॉरेन एक्सचेंज रेट क्या होता है, ठीक है, फॉरेन एक्सचेंज क्या होता है। ठीक, मैं यहाँ पर 2 बार चेंज लिख दिया मैंने, फॉरेन एक्सचेंज चेंज, कोई फाइन मत करना। नेक्स्ट है फॉरेन एक्सचेंज रेट। तो फॉरेन एक्सचेंज रेट क्या होता है। फॉरेन एक्सचेंज रेट का मतलब ये है कि जब हम एक करेंसी के मुकाबले दूसरे करेंसी की क्या वैल्यू है। जैसे हम एग्जाम्पल के थ्रू समझ लेते हैं कि $1 इक्वल टू 70 रुपीज़। मतलब अगर हमें $1 चाहिए तो हमें उसके लिए रुपीज़ में कितना पे करना पड़ेगा, 70 रुपीज़। ठीक है, तो वही यहाँ पे कह रहा है वो रेट, द रेट एट विच करेंसी इज एक्सचेंज फॉर अदर करेंसी। ठीक है, फॉर अदर करेंसी। तो ये इसका क्या डेफिनेशन है कि हम एक करेंसी के लिए हम दूसरे मतलब अपने करेंसी को एक्सचेंज करेंगे दूसरे करेंसी के साथ, तो वो जो रेट है उसको क्या कहते हैं, हम फॉरेन एक्सचेंज रेट कहते हैं। अब हम नेक्स्ट देख लेते हैं कि डिमांड फॉर फॉरेन एक्सचेंज। अब जब हम ये पढ़ रहे हैं कि फॉरेन एक्सचेंज क्या होता है, फॉरेन एक्सचेंज रेट क्या होता है, तो फॉरेन एक्सचेंज की ज़रूरत क्यों है, उसकी डिमांड है क्यों इतनी। तो उसके लिए 5 रीजंस हैं। सबसे पहला है इंपोर्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। इंपोर्ट का मतलब क्या हुआ, जब हम बाहर से मतलब किसी फॉरेन कंट्री से हम कुछ मंगाते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं, इंपोर्ट। जैसे हमारे इंडिया में क्या हम चाइनीज़ फ़ोन मंगाते हैं, जितनी फ़ोन्स हैं वो हमारे कंट्रीज़ की नहीं है, दूसरी कंट्रीज़ की है। जैसे आईफोन हो गया, वो इंडिया का नहीं है, ठीक है, तो वो बाहर से मंगाते हैं हम। तो वो जितनी फ़ोन्स हैं, जितनी भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस हैं, हम बाहर से मंगाते हैं, हम इंपोर्ट करवाते हैं। तो जब हम इंपोर्ट करवाते हैं तो क्या हम उनको रुपीज़ में पे करेंगे, नहीं, हम उनको किस में पे करेंगे, डॉलर्स में पे करेंगे, या जो भी उस कंट्री की करेंसी है। तो उसके लिए हमें क्या चाहिए होगा, जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम अमेरिका से कुछ मंगवा रहे हैं तो वहाँ पे क्या चलता है, डॉलर। तो जब हम उनसे कुछ ले रहे तो उनके करेंसी में हम उनको पे करेंगे ना। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें एक्सचेंज करना पड़ेगा रुपीज़ को डॉलर के साथ। ठीक है, तो उनका $1 लेने के लिए हमें कितना देना पड़ेगा, 70। ये फ्लक्चुएट होता रहता है। ठीक है, तो ये तो हो गया, इसलिए हमें फॉरेन एक्सचेंज की ज़रूरत पड़ती है, इसलिए हम डिमांड करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है टूरिज्म। अब एक बात बताइए, आप गए यहाँ से घूमने के लिए स्विट्ज़रलैंड, ठीक है, तो अगर आप स्विट्ज़रलैंड घूमने गए तो वहाँ पे जब शॉपिंग करेंगे, जब वहाँ पर टिकट लेंगे या फिर कुछ भी करेंगे, मतलब पे तो करना पड़ेगा ना, ट्रैवल करने जा रहे हैं, टूर के लिए जा रहे हैं, तो वहाँ पे क्या रुपीज़ में पे करोगे, नहीं, वहाँ पे भी आपको उस कंट्री की करेंसी की ज़रूरत पड़ेगी। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, फॉरेन एक्सचेंज की ज़रूरत पड़ेगी। जैसे आपको एक्सचेंज करना पड़ेगा रुपीज़ को पॉन्ड से या फिर डॉलर से या फिर जो भी उस कंट्री की करेंसी है। ठीक है, अब हमारा नेक्स्ट पॉइंट है यूनिलैटरल ट्रांसफर सेंट अब्रॉड। अगर ऐसा होगा कि अगर हमें यहाँ से कुछ भेजना है, ठीक है, अगर जैसे मान लो कि कोई पर्सन है वो फॉरेन कंट्री में रहता है, ठीक है, और वो यहाँ इंडिया रहने आया है,
मतलब वो सिटीजन है बेसिकली, या फिर ये छोड़ो, अब ये मान लो कि कोई पर्सन है जो यहाँ पे रहता है, उसके फादर रहते हैं अब्रॉड में, ठीक है। तो अब उसे यहाँ से सन को अपने फादर और मतलब उनके पेरेंट्स को उनको पैसे भेजने हैं। तो पैसे भेजने के लिए उनको, अब इंडिया में तो रुपीज़ चल रहा है, अमेरिका में डॉलर चल रहा है, तो क्या आप उनको रुपीज़ में भेजोगे? नहीं, आपको वहाँ पे भी डॉलर्स में मतलब चेंज करने की ज़रूरत पड़ेगी, जिसको हम फॉरेन एक्सचेंज करते हैं, यहाँ पे भी ज़रूरत पड़ेगी। नेक्स्ट पॉइंट है परचेज ऑफ असेट्स इन फॉरेन कंट्रीज। अगर आप फॉरेन कंट्री में कोई असेट्स परचेज करना चाहते हैं, ठीक है, जैसा वहाँ प्रॉपर्टी लेना चाहते हैं या कुछ भी, ठीक है, तो अगर आप वहाँ पे परचेज करना चाहते हैं फॉरेन कंट्री से, तो आपको क्या पेमेंट किस में करनी पड़ेगी? उनके करेंसी में। तो वहाँ पे भी आपको क्या करना पड़ेगा? फॉरेन एक्सचेंज की जरूरत पड़ेगी, आपको करेंसी एक्सचेंज करनी पड़ेगी। नेक्स्ट पॉइंट है स्पेक्यूलेशन। स्पेक्यूलेशन का मतलब क्या होता है? स्पेक्यूलेशन का मतलब होता है, सबने शेयर्स देखे हैं, शेयर मार्केट में क्या होता है, शेयर्स खरीदते हैं, उसके पैसे बढ़ जाते हैं, तुरंत सेल करते हैं, जब कम प्राइस होता है हम खरीद लेते हैं, और जब उसका प्राइस बढ़ जाता है तो हम बेच देते हैं। ऐसे करेंसी के साथ भी होता है। जैसे मैंने आपको बोला कि ऐसे डॉलर है, ये फ्लक्चुएट हो रहता है, अभी 1 रुपीज़ इक्वल टू 70 है, हो सकता है डिक्रीज हो जाए, $1 इक्वल टू यहाँ पे 60 रुपीज़ हो जाए, हो सकता है बढ़ भी सकता है ना, हो सकता है $1 इक्वल टू 80 रुपीज़ हो जाए, तो बढ़ भी सकता है, घट भी सकता है। तो मार्केट में जो होते हैं ना, वो सेलर्स रहते हैं, डीलर्स होते हैं, ठीक है, वो क्या करते हैं, वो करेंसी को खरीदते हैं सस्ते रेट पे और उसको क्या करते हैं, बेच देते हैं। फॉर एग्जांपल किसी ने करेंसी को खरीदा 70 रुपीज़ में, ठीक है, उसने 70 रुपीज़ में खरीदा और कितने का सेल कर दिया, जब 80 का हो गया उसने सेल कर दिया, तो उसकी अर्निंग हो गई, है ना, उसी का बोलते हैं हम स्पेक्यूलेशन। तो इसके लिए भी हमें ज़रूरत पड़ती है किस चीज़ की, इसके लिए भी ज़रूरत पड़ती है हमें फॉरेन एक्सचेंज की। अब नेक्स्ट टॉपिक है सप्लाई ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। अब फॉरेन एक्सचेंज की सप्लाई की क्यों ज़रूरत पड़ती है? इसके पीछे 4 रीजंस हैं। सबसे फर्स्ट है एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। जब हम कुछ भी एक्सपोर्ट करते हैं, मतलब हम अपनी कंट्री से दूसरी कंट्री में कुछ भेज रहे हैं, मतलब बेसिकली सेल कर रहे हैं, ठीक है, तो उसके लिए भी हमें सप्लाई करनी पड़ेगी। ऑब्वियसली जब हमें कोई फॉरेन कंट्री जब हमें पे करेगा, फॉर एग्जांपल यहाँ से मान लो शुगर है, यहाँ से हम फॉरेन कंट्री बेच रहे हैं, ठीक है, सेल कर रहे हैं, तो वहाँ पे जब एक्सपोर्ट हो रहा है तो वो लोग हमें पेमेंट किस में करेंगे? ऑब्वियसली हमारे इंडियन रुपीज़ में उन्हें करना पड़ेगा, तो उसके लिए भी क्या होगा, फॉरेन एक्सचेंज की ज़रूरत पड़ेगी। तो हम क्या करेंगे, हम सप्लाई करेंगे, ठीक है, किसको? रुपीज़ की सप्लाई करेंगे, जिससे कि वो एक्सचेंज कर पाए और हमें पे कर सके, ठीक है। तो ये हो गया सबसे फर्स्ट रीज़न, एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। नेक्स्ट है फॉरेन इन्वेस्टमेंट। अब मान लो कि कोई हमारे इंडिया में इन्वेस्ट करना चाहता है, कोई फॉरेनर है, वो यहाँ इंडिया में इन्वेस्ट करना चाहता है, तो फिर उस केस में क्या होगा? क्या वो डॉलर्स में इन्वेस्ट करेगा? नहीं, उसको भी यहाँ की करेंसी की ज़रूरत पड़ेगी, तो वहाँ पे भी फॉरेन एक्सचेंज का ज़रूरत होगा, वहाँ पे भी करेंसी एक्सचेंज करने की ज़रूरत होगी। फिर नेक्स्ट पॉइंट है रेमिटेंस फ्रॉम अब्रॉड। अब मान लो कोई फॉरेन से हमें भेज रहा है पैसे, ठीक है, इस वाले केस में यहाँ पे हम यहाँ से भेज रहे थे फॉरेन में, और इस वाले केस में सप्लाई वाले केस में हम क्या कर रहे हैं, फॉरेन से कोई हमारे लिए भेज रहा है। फॉर एग्जांपल किसी के फादर और मदर यहाँ पे रहते हैं, ठीक है, और उनके जो सन है वहाँ पे जॉब करते हैं, डॉक्टर है, कुछ भी है, ठीक है, तो वहाँ से वो क्या करेंगे, पैसे भेजेंगे, किसके लिए? अपने पेरेंट्स के लिए। उसे क्या कहते हैं? रेमिटेंस कहते हैं, रेमिटेंस फ्रॉम अब्रॉड। तो वहाँ पे तो डॉलर चल रहा है या वहाँ की जो भी करेंसी वहाँ पे तो वो चल रहा है, लेकिन इंडिया में जब सेंड करेंगे तो वहाँ पे तो रुपीज़ चाहिए ना। उनके पेरेंट्स डॉलर लेके क्या करेंगे, उनको तो रुपीज़ की ज़रूरत है ना, तो वहाँ पे भी फॉरेन एक्सचेंज की ज़रूरत पड़ेगी, तो वहाँ पे भी सप्लाई की ज़रूरत पड़ेगी, किसकी? फॉरेन एक्सचेंज की। एंड लास्ट पॉइंट है स्पेक्यूलेशन, ये सेम है इस वाले पॉइंट की तरह। ऐसे ही बहुत सारे सेलर होते हैं, डीलर होते हैं, वो क्या करते हैं कि सेल करते हैं, जब किसी भी करेंसी की प्राइस कम होती है उसको खरीद लेते हैं, और जब उसकी प्राइस बढ़ जाती है तो उसको सेल कर देते हैं। तो यही 4 पॉइंट से आज का हमारे ओवरऑल टॉपिक है। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा, और बाकी की चैप्टर हम नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।